राम राम भाई साਰਿਆਂ तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि PYQ का जो हमारा सेशन चल रहा है उसके अंतर्गत आपका जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है आपका एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम जो आपका 26 अक्टूबर को था वो आपका समाप्त हुआ है और उनमें पूछे गए जो 25 जीके जिसके प्रश्न हैं वो बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए थे जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, यानी कि उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या निजीकरण की संभावित आलोचना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। ये जो क्वेश्चन है आपका आंसर की से उठाया गया है। ठीक है, जो आपका ऑफिशियल आया था। तो ऑप्शन दिया गया था आपका निजी व्यवसायों में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप, इसके अलावा दिया गया है हाशियों के लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच, दूसरा दिया गया था बाजार में प्रतिस्पर्धा और नव प्रवर्तन की कमी, और चौथा दिया गया था आपका सार्वजनिक उद्यमों में नौकरशाह एवं कार्यशूलता का विस्तार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हाशिए के लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आपका राइट आंसर था। इसके अलावा निजीकरण की बात करते हैं तो निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवाओं के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र या निजी गैर लाभ संगठनों के पास हस्तांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है। यह एक व्यापक अर्थ में निजीकरण, राजस्व संग्रहण तथा कानून प्रवर्तन जैसे सरकारी प्रकार्यों सहित सरकारी प्रकार्यों के निजी क्षेत्रों में हस्तांतरण को संदर्भित करता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको करंट अफेयर्स से जो आपका प्रश्न आते हैं उनमें दिक्कत होता है, तो आप पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स का जो लाइव सेशन है वो आप लोग अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग मई से अक्टूबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आपका लाइव सेशन है आज शाम, ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं अगर आप 31 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर के शाम 7 बजे ये आपका सेशन होने वाला है। सेशन ये लाइव कहाँ होगा, तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आपको लिंक पर क्लिक करना है और उसमें आपको नोटिफाई कर देना है। 7 बजे जैसे ही आपका क्लास स्टार्ट होगा आपको नोटिफिकेशन है जो कि चला जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा शाम 7 बजे, 31 अक्टूबर शाम 7 बजे। ठीक है, इसके बाद भी रहेगा लिंक पर ज्वाइन करके आप लोग सेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें आप जो आपके आगामी एसएससी का दिल्ली पुलिस एग्जाम होना है, जीडी एग्जाम होना है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए आपका उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, तो जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि किस समिति ने मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माना या सभा का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो इसका बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य, ये तो आपका बहुत ईजी क्वेश्चन था। मौलिक कर्तव्य के जो विषय में आपके जो प्रावधान किए गए थे वो आपके मूल संविधान में नहीं था, आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। जो किसकी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही जोड़ा गया था। तो जाहिर सी बात है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में जो भी आपके कानून होंगे या जो भी बातें होंगी वो आपके स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही कहा गया होगा, तो इसका राइट आंसर आपका स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 51A में वर्णित है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, लेकिन जब ये जोड़ा गया था तो उसमें आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। हालांकि जो स्वर्ण सिंह समिति है वो 8 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का सिफारिश किए थे, फिर भी आपका 10 जोड़ा गया था। और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका 2002 में आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ा गया था। वर्तमान में बात करेंगे तो भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित है। इसके अलावा ये जो आपका अवधारणा है मौलिक कर्तव्य का, आपका यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित को सम्मिलित करना था। एक आपका दिया गया था बैंडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका चंबल क्षेत्र को कहा जाता है। वृद्धगंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। सांगपो नदी किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका दिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, इसका आपका ये राइट आंसर था। बैंडलैंड स्थलाकृति की बात करेंगे तो बैंडलैंड स्थलाकृति एक प्रकार का सूखा भूभाग है जहाँ पर नरम तल, चट्टी, चट्टाने और कीचड़ से भरपूर मिट्टी को हवा और पानी के द्वारा बड़े पैमाने पर नष्ट किए गए हैं। बड़े ढलाने, न्यूनतम वनस्पति और पर्याप्त रेजोरित की कमी और उच्च जल निकासी घनत्व इसका विशेषता है। इसके अलावा बैंडलैंड स्थलाकृति चंबल बेसिन की एक विशिष्ट लक्षण है। इसके अलावा गोदावरी की बात करेंगे जिसे कि वृद्धगंगा के नाम से जानते हैं हम लोग। यह आपका प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी है, इसलिए इसे हम लोग वृद्धगंगा के नाम से जानते हैं। गंगा के बाद जो गोदावरी नदी है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका जो स्रोत है, इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर से होता है। इसके अलावा यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों से बहते हुए 1465 किलोमीटर पूर्व में बहती है। इसके अलावा एक आपका था सांगपो नदी जिसे कि हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी में से एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी एक उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश मुनि के
चेमुवांगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। यहाँ से ये दक्षिण तिब्बत के शुष्क और समतल क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी के लिए पूर्व की ओर अनुदैर्ध्य रूप से यात्रा करता है, जहाँ इसे संगपो के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है शोधक। इसके अलावा आपका है कोसी नदी। कोसी नदी की बात करेंगे तो कोसी नदी को बिहार में आपका शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या था? ये कोसी नदी था बिहार का शोक में। ठीक है, कोसी नदी कहाँ से निकलता है? तो तिब्बत से निकलता है। नदी चीन, नेपाल, भारत में बहता है। गंगा के बाई किनारे की सहायक नदी है। ये नदी बिहार के बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है कि सितंबर 2022 में डैश विधानसभा ने महिला विधायक की स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे ही महिला मुद्दे पर बोलने के लिए एक अतिरिक्त दिन का व्यवस्था किया था। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर था। ठीक है, 22 सितंबर 2022 का वो दिन था जिसने आपका पहली बार उत्तर प्रदेश ने विधानसभा को केवल महिलाओं के विधायक के मुद्दे उठाएंगी और अपनी बात रखेंगी। एक महिला विधायक न्यूनतम 3 मिनट के लिए बोल सकेंगी। महिला विधायक प्रश्नकाल के बाद महिलाएं अपनी विधानसभा आदि से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रख सकती हैं। यूपी की बात करेंगे तो यूपी में कुल विधानसभा की सीट आपके 403 है। इसके अलावा वहाँ पर जो आपका महिला विधायक हैं आपका 47 है और राज्य के मंत्रिमंडल में आपका 5 महिलाएं शामिल है। नेक्स्ट आपका है कि 25 डिग्री के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गति ऊर्जा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल इसका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान के गलत युग्मों का आपको चयन करना था। तो एक युग्म दिया गया था आपका लॉर्ड डलहौजी, जिसके और उसके सामने दिया गया था 1857 की क्रांति। एक दिया गया था लॉर्ड ऑकलैंड, जिसके सामने दिया गया था प्रथम अफगान युद्ध। एक दिया गया था आपका लॉर्ड कैनिंग, जिसके सामने दिया गया था वुड डिस्पैच 1854। ठीक है, तो गलत युग्म का चयन करना था। तो एक और जो दो दिया गया था, 1 और 3 जो दिया गया था वो आपका गलत था। ठीक है, बात करेंगे हम लोग 1857 की क्रांति का। तो 1857 का क्रांति जो कि आपका लॉर्ड डलहौजी के गवर्नरशिप में नहीं, आपका लॉर्ड कैनिंग के गवर्नरशिप में हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग ही आपका 1857 की क्रांति के बाद आपका 1858 का जो अधिनियम आया था गवर्नर जनरल को बदलकर आपका वायसराय बना दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। इसके अलावा जो अफगान युद्ध था वो दोस्तों आपका 1838 से 1842 तक लड़ा गया था, प्रथम वाला। और जो लॉर्ड ऑकलैंड था वो आपका 1836 से 1842 तक आपका गवर्नर जनरल था। इसके अलावा जो आपका वुड डिस्पैच था यानी कि वुड का घोषणा पत्र वो किस किस काल में आया था? तो वो आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था 1854 में। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अनुवांशिक नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर आपका मलेरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अनुवांशिक बीमारी का। तो अनुवांशिक बीमारी या विकार किसी भी व्यक्ति की जीन के साथ समस्या के कारण होता है। जीन की बात करेंगे तो जेनेटिक्स का जो मूल इकाई होता है वो दोस्तों आपका जीन, अनुवांशिकता का जो मूल इकाई होता है वो आपका जीन ही होता है। वो डीएनए के रूप में अनुवांशिक जानकारी रखते हैं जिसे जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए उपयोगी प्रोटीन में बदला जा सकता है। ये जीन कभी कभी एक उत्परिवर्तन से गुजरते हैं जो प्रोटीन बनाने के निर्देशों को बदल देता है, जिसके कारण प्रोटीन ठीक से काम नहीं करता है। कुछ विकार जन्मजात होते हैं, जन्म के समय मौजूद होते हैं, जबकि अन्य एक विशेष जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। अनुवांशिक रोगों की बात करेंगे तो एकल जीन वंशानुगत रोग, बहुआयामी अनुवांशिक वंशानुगत विकार, गुणसूत्र असमानता है, माइटोकॉन्ड्रियल अनुवांशिक वंशानुगत विकार, ये आपका रोग है। ठीक है, जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकता का। अगला है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 से संबंधित सूची में पदक तालिका में प्राप्त स्थानों का सूची 2 में राज्यों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुना था। तो आपको दिया गया था कि प्रथम तालिका पर कौन है, सेकंड तालिका पर कौन है और आपका थर्ड पर कौन है और आपका फोर्थ पर कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 का 4 था, यानी कि प्रथम पदक तालिका पे आपका सर्विसेज था। इसके अलावा सेकंड पर आपका कौन था? तो आपका महाराष्ट्र था। थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड पे दोस्तों आपका हरियाणा था और फोर्थ पे दोस्तों आपका कौन था? तो कर्नाटक था। ठीक है, इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो 36वां जो राष्ट्रीय खेल है उसका जो मेजबानी है दोस्तों किसने किया था? तो गुजरात में हुआ था। गुजरात के 6 शहरों में, ठीक है, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में। इसके अलावा पदक तालिका की बात करते हैं तो प्रथम पे आपका सर्विसेज था जिन्होंने टोटल 128 पदक अपने नाम किया था। महाराष्ट्र आपका सेकंड पर था जिन्होंने 140 पदक अपने नाम किया। हरियाणा आपका थर्ड पे था 116 पदकों के साथ। कर्नाटक की बात करेंगे तो 88 पदक के साथ फोर्थ पर और तमिलनाडु आपका 74 पदक के साथ फिफ्थ स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें पूछा गया कि निम्नलिखित विषयों वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सम्मिलित करना है। तो दुआ गया था आपका चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका भारत का जो निर्वाचन आयोग था जो कि आपका 324 से लेकर 329 अनुच्छेद तक में आपका है भाग 15 के अंतर्गत, उसके बारे में आपसे डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट उसी को देख लेते हैं। भाग 15 में चुनाव से संबंधित आपके
ये प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्तियों, कार्यों और कार्यकाल, पारदर्शिता आदि से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद जो 324 है वह आपका चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण प्रदान करता है। अनुच्छेद 325 की बात करेंगे तो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने, इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 326 की बात करेंगे तो लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 327 आपका विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 328 की बात करेंगे तो किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के कानून के लिए आपका कानून बनाने का शक्ति है। अनुच्छेद 329 की बात करेंगे तो चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए आपका प्रावधान है जो कि आपका दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपका चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और एक चुनाव के अंतर्गत निहित किया जाएगा, ये कौन से अनुच्छेद संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 324 से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अगला दिया गया था विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसदीय शक्ति किससे है? तो आपका अनुच्छेद 327 में है। और चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप पर रोक किस में है? तो ये आपका 329 में है। ठीक है, किस में है? 329 में है। नेक्स्ट आपका है कि सूचीबद्ध विकल्पों में कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका ग्लूकोमा था। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए थे वो आपका कैंसर का ही एक रूप है। इसके अलावा ग्लूकोमा की बात करेंगे तो ग्लूकोमा एक समान नेत्र रोग है जो कि ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है। यह ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है जो आंखों से मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टि हानि होती है। यदि ठीक से इलाज नहीं किया जाता है तो दृष्टि हानि या अस्थायी भी हो सकता है। इसके अलावा कैंसर के 5 रूपों की बात करते हैं तो कारिकोनोमा, सार्कोमा, मेलोनोमा, इसके अलावा दोस्तों आपका लाइफोमिया, इसके अलावा ल्यूकेमिया, ये सब आपका कैंसर का कुछ प्रमुख 5 रूप है। नेक्स्ट आपका है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत में अब तक आपके 14 उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जिसमें से पहला उपराष्ट्रपति आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो कि आपका 3 मई 1952 से लेकर आपका 1957 तक राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपका 2 टर्म के लिए थे, 1957 से 1962, फिर इनका नेक्स्ट टर्म था। इसके अलावा सेकंड पर आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। थर्ड पे आपका वेंकटगिरी था, राव वेंकटगिरी जी थे। चौथा पर आपका गोपाल स्वरूप पाठक जी थे। 5वां नंबर पर आपका वी.डी. जत्ती हैं। 6ठा नंबर पर आपका मोहम्मद हिदायतुल्ला जी हैं। 7वां नंबर पर आर वेंकटरमन हैं। 8वें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं। इसके अलावा 9वां नंबर पर दोस्तों आपका के.आर. नारायण है। 10वां नंबर पर आपका कृष्णकांत है। 11वां नंबर पर आपके भैरव सिंह शेखावत है। 12वां नंबर पर आपका मोहम्मद अमीन अंसारी है। इसके अलावा आपका 13वां नंबर पर वेंकैया नायडू जी हैं। इसके अलावा 14वां नंबर पर आपके वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं जो कि 11 अगस्त 2022 से अब तक इस पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्री को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजना के साथ सम्मिलित करना था, जिसमें दिया गया था आपका भारत का ये प्रथम, 10वीं और 11वीं के बारे में दिया गया था और आपको मिलान करना था। ठीक है, तो जवाहरलाल जो नेहरू की बात करेंगे तो जवाहरलाल जो नेहरू जी हैं वो दोस्तों आपका कौन से पंचवर्षीय योजना संबंधित है? ये दोस्तों आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना संबंधित है। इसके अलावा मनमोहन सिंह की बात करेंगे तो मनमोहन सिंह दोस्तों आपका किससे संबंधित हो? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना संबंधित है। अटल कुमार वाजपेयी की बात करेंगे तो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर था। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आपके हुए हैं पूरे भारत में। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आपके जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे जब शुरू हुआ था। चौथा की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी जी। 5वां में भी आपका इंदिरा गांधी जी। इसके अलावा छठा की बात करेंगे तो छठा में भी आपका इंदिरा गांधी जी ही थे। 7वां में आपके राजीव गांधी जी। 8वां में आपका पी.वी. नरसिम्हा राव। 9वां में दोस्तों आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी। 10वां में भी आपके अटल बिहारी वाजपेयी जब शुरू हुआ था। इसके अलावा जब खत्म हुआ तो मनमोहन सिंह बने। इसके अलावा 11वां 12वां में भी आपके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जब शुरू हुआ था। अगला है कि बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बादशाहनामा की जो रचना है वह आपकी अब्दुल अमीद लाहौरी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका अब्दुल अमीद लाहौरी इसका राइट आंसर था। अकबरनामा और बादशाहनामा एक राजा का इतिहास है जो कि सबसे प्रसिद्ध मुगल काल के लोगों में सबसे प्रसिद्ध है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। अबुल फजल के शिष्य अब्दुल अमीद लाहौरी को बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है कि विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग में अपने समृद्ध खट्टे फलों यानी कि साइट्रस फ्रूट के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नींबू, संतरे, अंगूर जैसे खट्टे फल जैतून के पेड़ों के समान जन्म संरचना के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होते हैं। और यह भी कि इन फलों की खाल मोटी होती है जो जलवायु के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूल होती है। इस भूमध्य क्षेत्र में भूमध्य सागर और 7 सदस्य राज्य या तो आंशिक रूप से फ्रांस, पुर्तगाल, आपका इटली, स्पेन या पूर्ण रूप से ग्रीस, माल्टा, साइप्रस शामिल है। इस क्षेत्रों की विशेषताएं क्या होती है? तो इन क्षेत्रों में आपका गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल एवं आर्द्र ठंडी सर्दियों में आमतौर पर पहाड़ी प्रदेश की जलवायु होती है। अगला जलवायु में गर्म शुष्क
गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र ठंडी सर्दियों की विशेषता होती है। ये अधिक भारी बारिश और उच्च हवाओं जैसे सिरोको मिस्टल के साथ भी जटिल है। इन जलवायु क्षेत्रों में वनस्पतियों और वन जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आपका है समूह ग्रुप। शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समूह 1 को आपका क्षार धातु, समूह 2 को आपका क्षारीय मृदा धातु, समूह 13 को बोरेन समूह, समूह 14 को कार्बन समूह, समूह 15 को नाइट्रोजन समूह, समूह 16 को चाल्कोजेंस, समूह 17 को हेलोजेंस, समूह 18 को नोबेल गैस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आय करों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत आय इसका राइट आंसर था। अगला है कि गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार वाली कार, लुढ़कते पत्थर, उड़ते विमान में किस प्रकार का ऊर्जा संबंधित है, तो ये आपकी गतिज ऊर्जा है। ठीक है, उसमें आपके क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा होते हैं। किसमें गिरते हुए नारियल में, तेज रफ्तार वाली कारों में, लुढ़कते पत्थरों में और आपका उड़ते विमानों में। नेक्स्ट आपका है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलान करके देखते हैं। कार्बनिक अम्ल दिया गया है कि कहाँ पाया जाता है, तो कार्बनिक जो अम्ल है वो दोस्तों आपका सोडा वाटर में पाया जाएगा। इसके अलावा जो लॉरिक अम्ल दिया गया है वो दोस्तों आपके कोकोनट मिल में पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि कोकोनट में पाया जाएगा। ब्यूटिक अम्ल की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका सरसों के तेल में, और इरोसिक अम्ल की बात करेंगे, ब्यूटिक अम्ल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मक्खन में, और इरोसिक अम्ल आपका सरसों के तेल में है जो कि पाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वितरिक एसिड या अम्ल आपका बासी मक्खन में, पशु में, वसा में, वनस्पति तेल में, दूध में पाया जाता है। नारियल के तेल में आपका लॉरिक एसिड पाया जाता है। सरसों के तेल में आपका इरेकिक एसिड पाया जाता है। कार्बनिक एसिड की बात करेंगे तो पानी में, वायुमंडल में, जल निकाय में, पौधे में, मिट्टी में, चट्टाने में, मनुष्य में आपका कार्बनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राजस्थान में। ठीक है, पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य आपका राजस्थान था। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो केरल में कुल साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिहार में कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। या आज ही आपका जो CSF SCM का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था सबसे कम साक्षरता दर पुरुष वाला किसके है, तो बिहार में था। राजस्थान में आपका महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अगला है कि भारतमाला परियोजना के चरण 1 के संबंध में निम्नलिखित विवरणों पर मिलान करना था, आपको ये दिया गया था। एक आपका आर्थिक गलियारा, दूसरा आपका सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़क, इसका अगला दिया गया था एक्सप्रेस वे, चौथा दिया गया था आपका अंतर गलियारा और फीडर सड़क। ठीक है, तो आर्थिक जो गलियारा है उसका आपका लक्षित लंबाई पूछा गया था चरण 1 में, तो इसका राइट आंसर आपका 9,000 किलोमीटर सही था। इसके अलावा सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क सड़क पूछा गया था, इसका 2000 ही था। एक्सप्रेसवे की लंबाई आपका 800 ही था, और अंतर गलियारा फीडर सड़क की लंबाई आपका 4 ही था, यानी कि A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 ही आपका राइट आंसर था। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका टोटल फेज में आपका 26,200 किलोमीटर तक लक्षित है। फेज 1 की बात करेंगे तो 9,000 किलोमीटर। इंटर कॉरिडोर या फीडर रूट की बात करेंगे तो टोटल आपका 15,500 किलोमीटर है, लेकिन फेज 1 में आपका 6,000 किलोमीटर ही है। नेशनल कॉरिडोर इफिशिएंसी प्रोग्राम की बात करेंगे तो टोटल आपका 5,000 किलोमीटर लक्षित है। बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड की बात करेंगे टोटल आपका 5,300 है। फेज 1 में आपका 200 किलोमीटर बनाया जाना है। कोस्टल एंड पोर्टल कनेक्टिविटी रोड की बात करेंगे टोटल आपका 2,000 किलोमीटर ही बनाया जाना है। एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर, फेज 1 में आपका 800 किलोमीटर। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत नई सड़क की कुल लंबाई आपका 24,800 किलोमीटर होगी, और शेष 10,000 किलोमीटर आपका NHDP राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनाया जाएगा। फेज 2 की बात करेंगे तो फेज 2 में टोटल आपका 48,877 किलोमीटर लक्ष्य रखा गया है आपका 2024 तक। ये जो प्रोजेक्ट है आपका 31 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था। इस योजना में 83,677 किलोमीटर सड़क के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 48,877 किलोमीटर नए राजमार्ग बनाने की मौजूदा योजना के अलावा देश भर में 34,800 किलोमीटर अतिरिक्त राजमार्ग और सड़कें शामिल हैं। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP को लॉन्च किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है कि वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अवधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु है। ठीक है, तो पृथ्वी की अनुमानित आयु की बात करेंगे तो लगभग आपका 4.5 अरब वर्ष पुरानी आपका क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो 4 वाला आपका इसका राइट आंसर था। पृथ्वी लगभग 4.54 अरब वर्ष पुरानी होने का अनुमान है, जो लगभग 50 लाख वर्ष से अधिक या कम है। यह युग कई उल्कापिंडों के समस्थानिक विश्लेषणों के साथ साथ चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के नमूने से रूबिडियम, अस्ट्रोटियम या यूरेनियम लीड जैसे डेटिंग विधियों द्वारा प्राप्त किया गया है।
नेक्स्ट आपका पुताना है। सूची 1 में रासायनिक यौगिक है। सूची 2 में मसाले का नाम दिया गया है कि जो ये रासायनिक यौगिक है कौन कौन से मसाले में आपका पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका दिया गया है कर्क्यूमिनॉइड्स, ये दोस्तों पाया जाता है आपका हल्दी में। एक है आपका एट सिनियोल, सिनियोल ये पाया जाता है फ्रेंड्स आपका किस में, तो ये पाया जाता है आपका इलायची में। यूजिनोल की बात करेंगे तो यूजिनोल दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो यूजिनोल पाया जाता है आपका लौंग में। और पिपेरिन पाया जाता है फ्रेंड्स आपका कहाँ, तो ये पाया जाता है आपका काली मिर्च में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ठीक है, इसके अलावा लौंग आपका यानी कि क्लॉव्स, लौंग की बात करेंगे तो सीजियम एरोमेटिकम पाया जाता है। इलायची में इलेट्रा कार्डमम मोटेन पाया जाता है। इसके अलावा काली मिर्च में आपका पाइपर नाइग्रम, शिमला मिर्च में आपका कैप्सियम एनम, मिर्च में आपका कैप्सियम एनम मिर्च में भी। इसके अलावा अदरक में आपका जिंगाइवर ऑफिसिमल रॉस पाया जाता है। हल्दी में आपका करकुमा लोंगा। धनिया की बात करेंगे तो कोरिंड्रम अस्टिटिमम। इसके अलावा दालचीनी की बात करेंगे तो दोस्तों आपके जेलानिकम ब्रेन। इसके लहसुन की बात करेंगे तो एलियम अस्टेबियम, ये आपके लहसुन में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि सितंबर 2022 में देश सरकार ने भारतीय महिला सुरक्षा के उद्देश्य से हमर बेटी हमर मान यानी कि हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इसका फोकस स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना और महिला संबंधी अपराधों के पंजीकरण और बांच को प्राथमिकता देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा वो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछा गया था, वो पूछा गया था कि हमारी बेटी हमारा सम्मान योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2022 को ट्वीट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 4था संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था। ये डैश राज्य पर लागू होने के संबंध में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक था। कर्नाटक की जो जनजाति थी आपका बेट्टा कुरुबा समुदाय में, बेट्टा कुरुबा समुदाय को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1995 में संशोधन करने के लिए लाया गया था, चौथा संशोधन। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुव सेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुआ था। ठीक है, तो देखिए हर्षवर्धन के समय में दोस्तों आपका एक जो आपकी यात्री आया ह्वेनसांग, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, तो इससे ही आपको ये क्लिक कर देना था ह्वेनसांग। ठीक है, तो ह्वेनसांग इसका राइट आंसर था। ह्वेनसांग की बात करेंगे तो एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वो 603 ईस्वी में आया था और 15 वर्षों तक रहा था। उसने कश्मीर, सियालकोट, कनौज, नालंदा जैसे मठों में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन है जो कि किया था। इसके अलावा बात करेंगे आपका तो वो बौद्ध साहित्य के 657 भागों यानी कि हीनयान सूत्र, भाष्य और अनुशंसात्मक नियम, महायान ग्रंथ, भाष्य और तर्क तथा व्युत्पत्ति पर कुछ ग्रंथों को चीन भी ले गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्नों का एक विस्तृत अध्ययन था जो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स का लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग शाम को 7 बजे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।